नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी है। बीजेपी चाल चल रही है तो कांग्रेस भी चाल पर चाल चल रही है। राहुल गांधी ने बिहार की धरती से ओबीसी वाली पासा को फेंक दिया तो बीजेपी ने उन्हीं की चाल में उनको लपेट लिया है। क्षेत्रीय दल भला कहां पीछे रहने वाला, यानी यहां भी सियासी चाल से कमाल करने की तैयारी है। चाहे राज्यसभा जाने की राह हो या मंत्रिमंडल में जगह पाने की चाल, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ चाल चाल और चाल ही चली जा रही है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। लेकिन सबसे पहले बात हम नियोजित शिक्षकों की करेंगे, जो डिप्टी सीएम के साथ उनकी बैठक हुई है। और इसी बीच पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नियोजित शिक्षकों की बैठक खत्म हो गई है। शिक्षकों की अधिकतर मांगों को जायज बताया गया। सम्राट चौधरी ने शिक्षकों को भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है 24 घंटे के भीतर समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने भरोसा दिया ऐच्छिक स्थानांतरण और सिलेबस बदलाव के मुद्दे पर भी बात करूंगा, ये कहना है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। आपको बता दें कि लगातार शिक्षकों की तरफ से विरोध किया जा रहा था सक्षमता परीक्षा को लेकर, स्थानांतरण नीति को लेकर, लेकिन इन्हीं विषयों पर सम्राट चौधरी ने आज शिक्षकों से बात करने की बात पहले ही कही थी। और आज जब शिक्षक उनके पास पहुंचे तो उन्होंने शिक्षकों को भरोसा दिलाया है कि आपकी मांगे जायज हैं और इन बातों को मैं रखूंगा जरूर, और साथ ही साथ परीक्षा को लेकर, ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर, सिलेबस बदलाव के मुद्दे पर भी बातचीत मेरी तरफ से की जाएगी। और चलिए चुनाव की चाल तो समझिए। सरकार ने नियोजित शिक्षकों की मांग पर विचार करने का आश्वासन दे दिया है। सवाल है कि सरकार नियोजित शिक्षकों की हर मांग, सरकार पर प्रेशर के पीछे की चाल, ये सब कुछ समझने की भी जरूरत है। बिहार में करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं। नियोजित शिक्षक सालों से राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देने को तैयार है। सरकार ने यही कहा है कि हम दर्जा तो देंगे लेकिन शर्त के साथ, और वो शर्त है सक्षमता परीक्षा की। यानी कि अगर शिक्षक सक्षमता परीक्षा को पास करते हैं तो उन्हें नियोजित शिक्षक का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन नियोजित शिक्षक का ये कहना है कि वो बिना परीक्षा, बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा चाहते हैं। पहले परीक्षा पास करने के लिए 3 मौके दिए जा रहे थे और इसके खिलाफ नियोजित शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया। तो सरकार पास होने के लिए 5 मौके देने के लिए तैयार हो गई और ये कहा कि 3 नहीं बल्कि आप 5 बार परीक्षा दीजिए। लेकिन नियोजित शिक्षक ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन परीक्षा देना चाहते हैं। सरकार ने नियोजित शिक्षकों को ये भी मांग मान ली और ये कहा कि चलिए अब ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन भी परीक्षा आप दे सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है और बिहार में करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं। नियोजित शिक्षक भी समझ रहे हैं कि यही मौका है बार्गेन करने का, क्योंकि सरकार ने मांग नहीं मानी तो विपक्ष के नेता समर्थन कर देंगे और वोट और सपोर्ट दोनों देने से सत्ताधारी दलों का नुकसान हो जाएगा। सरकार कभी चाहेगी कि 4 लाख नियोजित शिक्षक और उनके घर वाले नाराज हो जाएं। यही वजह है कि नियोजित शिक्षकों की कई मांगे मान ली गई है। तो इस वक्त चुनावी माहौल में सिर्फ और सिर्फ चाल चली जा रही है और नियोजित शिक्षकों के मुद्दों को लेकर भी अब सपोर्ट करने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में चंपाई सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार 16 फरवरी को होगा। नए मंत्रिमंडल में 4 से 5 नए चेहरे होंगे। इनमें 2 मंत्रियों को डिप्टी सीएम का दर्जा मिलेगा। कुछ मंत्रियों के नाम कट सकते हैं जबकि कुछ नए नाम देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार कौन कौन मंत्री पद की रेस में है, आइए जानते हैं। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के साथ 2 फरवरी को कांग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली।
तब से ये सवाल सियासी गलियारे में तैर रहा था कि चंपाई मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और चंपाई कैबिनेट में किसको किसको मिलेगा मौका। पहले सवाल का जवाब मिल चुका है। उसके अनुसार चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार 16 फरवरी को दोपहर के 3 बजे होने जा रहा है। लेकिन दूसरे सवाल का जवाब मिलना अब भी बाकी है कि मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार किस किस नेता की लॉटरी लगने वाली है। वैसे इस सवाल का पक्का जवाब तो 16 फरवरी को शपथ ग्रहण के समय ही मिलेगा, पर झारखंड के राजनीतिक हलके में मंत्री पद को लेकर कई नामों की चर्चा तेज है। सूत्रों की माने तो चंपाई मंत्रिमंडल में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, एक जेएमएम और दूसरा कांग्रेस कोटे से। इसके अलावे इस बार पिछली बार से ज्यादा यानी कि 11 की जगह 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन 12वें मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जिन्हें उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। हालांकि 12वें मंत्री की रेस में स्टीफन मरांडी, मथुरा महतो और सीता सोरेन भी शामिल हैं। वैसे 12वें मंत्री के नाम पर जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ही अंतिम फैसला लेंगे। बाकी जेएमएम कोटे से जो नेता पिछली सरकार में मंत्री थे, उनके रिपीट होने की पूरी संभावना है। मंत्रियों के नाम को लेकर कांग्रेस के अंदर भी संशय की स्थिति है। फिलहाल कांग्रेस कोटे से 3 मंत्री बनने हैं, जिनको लेकर कांग्रेस के अंदर 2 संभावना पर चर्चा तेज है। पहली संभावना, कांग्रेस कोटे के भी सभी मंत्री रिपीट हो सकते हैं, यानी रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख फिर मंत्री बन सकते हैं। दूसरी संभावना यह है कि अगर कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का बदलाव हुआ तो जातीय, राजनीतिक और परमंडलीय समीकरण पर जोर दिया जाए। मतलब रामेश्वर उरांव का नाम काटा तो भूषण बाड़ा या रामचंद्र सिंह चेरो को मौका मिल सकता है। इसके अलावा राजेश कश्यप और शिल्पी नेहा के नाम की भी चर्चा है। बादल पत्रलेख का नाम काटा तो दीपिका पांडे सिंह, अनूप सिंह और पूर्णिमा नीरज सिंह में से किसी को मौका मिल सकता है। वहीं बन्ना गुप्ता का नाम काटा तो अंबा प्रसाद या ओबीसी कोटे से प्रदीप यादव का नाम भी सामने आ सकता है। हालांकि कांग्रेस के अंदर काफी दिनों से किसी महिला को मंत्री बनाने की मांग उठती रही है। दीपिका पांडे सिंह को राहुल गांधी का विश्वास माना जाता है, ऐसे में उनकी लॉटरी लग सकती है। वैसे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बसंत सोरेन और रामेश्वर उरांव का मंत्री बनना करीब करीब पक्का है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश और निरंजन कुमार की रिपोर्ट। और समझिए मंत्री की रेस वाली चुनाव की चाल। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड में नई सरकार बनी। जेएमएम की चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बनाए गए। चंपाई सोरेन के साथ 2 मंत्रियों ने शपथ ली। झारखंड में 81 विधानसभा क्षेत्र हैं और उसके हिसाब से कुल 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। गुरुवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। समझने वाली बात यह है कि लोकसभा का चुनाव बेहद नजदीक है। मंत्रिमंडल विस्तार का असर चुनाव पर भी पड़ सकता है और यही वजह है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधा जाएगा। कोशिश होगी कि मंत्रिमंडल विस्तार से गठबंधन में खटपट ना हो। वैसे सबसे बड़ी खटपट सोरेन परिवार के अंदर ही नजर आती है। हेमंत के भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन मंत्री पद की रेस में हैं। माना जा रहा है कि सोरेन परिवार से कोई उप मुख्यमंत्री हो सकता है। अगर बसंत सोरेन उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या सीता सोरेन मान जाएंगी? और अगर सीता सोरेन मंत्री बनती हैं तो क्या बसंत सोरेन बिना मंत्री पद के रह पाएंगे? कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस की तरफ भी है। कांग्रेस के कई विधायक अपनी पार्टी के कोटे के मंत्रियों का विरोध कर चुके हैं। कई विधायक नए चेहरे को मंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं।
कांग्रेस के अंदर किसी महिला को मंत्री बनाने की मांग क्यों उठती रही है, ये भी सवाल है। अब देखना यह होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में कैसे सियासी समीकरण को साधा जाता है और कौन कौन इस नए मंत्रिमंडल में नए चेहरे के तौर पर सामने आता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर बिहार के औरंगाबाद आए राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले लिया। सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। किसानों के मुद्दे पर बयान देकर सियासत को और गरमा दिया, जिस पर सत्ता पक्ष के नेता अब हमलावर हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी औरंगाबाद पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि इस देश को 90 अधिकारी चलाते हैं। बिहार में उद्योग खत्म होने और किसान के साथ शिक्षकों की बदहाली का मुद्दा भी राहुल गांधी ने मंच से उठाया। स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हैं, छोटे कारखाने चलाते हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए जीएसटी, उनके लिए नोटबंदी, खत्म कर दिया सबको। आप किसी से पूछ लीजिए, यहां पे इंडस्ट्री हुआ करती थी, सारी की सारी बंद हो गई। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा तो पलटवार सत्ता पक्ष की ओर से भी किया गया। बीजेपी और जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में विकास हुआ। गांधी फैमिली की तरह लाल फीताशाही जैसी स्थिति कब की निकल चुकी है। कम से कम राहुल गांधी जी ने सच्चाई को स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अधिकारी इस देश में काम करते हैं और आज इस देश में प्रधानमंत्री विश्व का नेतृत्व करते हैं। ये है जनता की राज। और सब जगह घूम घूम करके जो ये मोहब्बत का पैगाम लेकर के जा रहे हैं और काम तो इनके शासन तो 50 साल इन्हीं का राज रहा, कांग्रेस का। और कांग्रेस के राज में देश कितना उन्नति किया ये तो सब लोग जानते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी हर जगह केंद्र सरकार की नाकामी बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर सत्ता पक्ष पुराने आंकड़ों के जरिए कांग्रेस को घेर ही लेती है। न्यूज 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा, पटना से रजनीश और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और बिहार में राहुल की चुनावी जाल को समझिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान औरंगाबाद में एक सभा थी। बिहार की धरती से राहुल ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल को पता है कि बिहार में जातीय राजनीति पर जोर है और यही वजह है कि राहुल गांधी ने एक बार जातीय कार्ड खेलने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने चुन चुन कर बिहार से जुड़े मुद्दों को उठाया और वर्तमान केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन सत्ताधारी दल के नेताओं ने राहुल पर पलटवार कर दिया। राहुल गांधी से 70 साल का हिसाब मांगने लगे। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर घिर जाती है और एक बार फिर से सत्ता पक्ष के नेताओं का बयान, उनकी प्रतिक्रिया राहुल गांधी के बयान से जुड़ी हुई सामने आई। आरजेडी उम्मीदवारों के नॉमिनेशन के समय विधानसभा की पोर्टिको में अच्छी तस्वीर भी देखने को मिली, जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार गठबंधन टूटने के बाद पहली बार मिले। अट्ठाईस जनवरी को महागठबंधन की सरकार गिरी। नीतीश और लालू प्रसाद का एक बार फिर राजनीतिक संबंध विच्छेद हो गया। राह अलग हुई तो दोनों ही दलों के नेताओं की जुबान भी तीखी हो गई। अभी सुविधा के अनुसार तर्क दे रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीतिक रिश्ता टूटने से व्यक्तिगत संबंध नहीं टूटते। इसकी बानगी दिखी गुरुवार को विधानसभा के पोर्टिको में, जब अलग होने के बाद पहली बार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का आमना सामना हुआ। मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद का अभिवादन किया, हाथ थामते हुए हालचाल पूछा। लालू प्रसाद भी पूरे गर्मजोशी के साथ नीतीश कुमार से मिले। दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई, फिर नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर लालू प्रसाद को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। हुआ यूं कि गुरुवार को आरजेडी राज्यसभा उम्मीदवारों का नामांकन था। लालू प्रसाद नामांकन कराने विधानसभा पहुंचे थे। लालू प्रसाद जब विधानसभा के पोर्टिको में थे, उसी वक्त नीतीश कुमार विधानसभा से निकल रहे थे। दोनों का गेट के पास आमना सामना हो गया। इस दौरान तेजस्वी यादव भी लालू के साथ थे।
इससे पहले 15 जनवरी को राबड़ी आवास पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की सार्वजनिक तौर पर मुलाकात हुई थी। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और मुंबई में लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित इस समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कई केंद्रीय मंत्री और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी को बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की निदेशक हैं और इसके साथ ही वो धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के बोर्ड के रूप में भी काम करती है। बेटी को सम्मान मिलने के मौके पर मुकेश अंबानी बेहद खुश नजर आए। As the name itself suggests, has been the people's voice in all of Maharashtra. Lokmat has played a pivotal role in enlightening and empowering our society over decades, and I'm truly humbled and honored to be recognized by your eminent jury and readers today. Thank you Lokmat Group and thank you Darda family. I'm truly honored. This recognition is very special to me because my mother Srimati Neeta Mukesh Ambani, who is my biggest role model and inspiration, won this award in 2016. For our family, Maharashtra is more than just our home. It is our karma bhumi. Today, my father-in-law Ajay uncle and my husband Anand are here with us today. Thank you Ajay uncle and thank you Anand for always supporting me and for showering me with your affection. My father Shri Mukesh Ambani is also here with us today. My parents raised me in a home where we were encouraged to follow my grandfather Shri Dhirubhai Ambani's words. Dare to dream, learn to excel. My father especially led by example and showed us that to excel, one has to work hard and put in your absolute best in whatever it is that you choose to do. All my life, I have watched him solely be dedicated to putting in his absolute best in whatever it is that he does and leaving the rest to God, as our Holy Gita teaches us. And that's what inspires me the most. So thank you, Papu. Everything I am is because of you. Thank you for encouraging me, for guiding me, and most of all, for believing in me. This recognition is a promise to my children, P, V, A, and K, who are my hope for a beautiful and better future. For them and for all the children of our country, I promise to keep doing everything I can to build a future which is more compassionate, more equitable, and more joyous. And I promise to continue learning as much as I can from our elders to be passed on to our children. Here's to an even more magnificent Maharashtra and an incredible India. Jai Maharashtra, Jai Hind. और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 में।